देखो आज केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है वो है विलेयता। ठीक है, विलेयता क्या होती है इसको समझिए आप लोग। ठीक है, तो विलेयता देखो क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखो, जैसे विलयन जो होता है कितने प्रकार का होता है, कई प्रकार का हमने आपको विलयन बताए थे। ठीक है, जैसे आप अगर देखोगे ये मान लो विलयन है, इसमें कई कई भाग हम लेते हैं। देखो इधर आप समझिए पहले, इसमें देखो पहला जो विलयन है इसमें हमने क्या किया है, गैस प्लस द्रव। ठीक है, गैस प्लस द्रव। ठीक है, दूसरा देखो ठोस प्लस द्रव। तीसरा देखो द्रव प्लस द्रव। ठीक है, इस तरीके से हमें लेना है। यहाँ समझिए आप पहले, यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला सबसे पहले समझते हैं हम। देखो इधर ये वाला देखो हमें समझना है, ठोस प्लस द्रव मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा विलायक होगा वो द्रव होगा और ठोस जो होगा वो विलेय होगा। जैसे कि उदाहरण कल हमने आपको समझाया भी था कि जब जैसे कि हम क्या करेंगे बच्चों, कि ये पानी है, इस पानी में हमको अगर चीनी को घोलना है, ठीक है, तो विलेयता का मतलब कि कितनी आसानी से घुल जा रही है विलेय चीज, कितनी आसानी से कोई विलय उस विलायक में घुल जा रहा है। ठीक है, जो जितनी आसानी से घुल जाएगा उसकी विलेयता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले देखो किस बात पे विलेयता निर्भर करती है। तो मान लो यहाँ पे अगर आप इस पानी में आप चीनी घोलोगे, ठीक है, तो साधारण तापमान पे अगर आप घोल रहे हो तो वो उतनी जल्दी से नहीं घुलेगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दो, इसी पानी को और चीनी का जो पॉट है उसको उठा करके आप गैस चूल्हे पर रख दो करके और तापमान बढ़ाना शुरू कर दो, तो ताप जैसे ही बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब ये हुआ कि ठोस और द्रव वाला जो विलयन होता है तो इसमें विलेयता जो है ताप पर निर्भर करती है, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। दूसरी चीज दाब पर भी निर्भर करती है, यानी अगर आप इसमें दाब बढ़ाओगे, हमने बताया था कि जब आप क्या करोगे, जब ऐसे घोलते हो ना, चीनी को ऐसे घोलते हो तो उसमें दाब भी बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब तो है ही, साथ ही साथ दाब और बढ़ता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर भी इसमें विलेयता बढ़ती है। ठीक, तो ये बात तो हमें इस प्रकार के विलयन में समझ में आई कि जिसमें विलेय कैसा हो, ठोस हो, और विलायक कैसा हो, द्रव हो, तो उसमें ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पे भी विलेयता बढ़ती है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये वाला गैस और द्रव, यानी इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखो जो विलेय है वो आपका गैस है, विलेय है गैस, और विलायक कैसा है, द्रव, ये विलायक है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम जल में घोलें, ठीक है, H2O में घोलें, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जल में घोलें, ठीक है, तो यहाँ पे विलेय आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। काय में घोल रहे हैं, जल में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप जल में घोलोगे बच्चों, तो ध्यान से समझिए पहले, ये आपका जल है और इसमें तुम कार्बन डाइऑक्साइड को घोलोगे तो क्या होगा, तुरंत घुल जाएगा क्या, तुरंत नहीं घुलेगा। बात समझिए, इसको घोलने के लिए क्या करना पड़े, तुम यहाँ पे गैस इस पे इकट्ठा कर दो। देखो ये पॉट खाली है, ये पूरा पॉट खाली है, इस पॉट पे यहाँ पे जल भरा हुआ है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड तुम ला रहे हो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो इधर हम ही रख देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना तुमने भर दिया है आप बीच में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही भरोगे क्या घुल जाएगा ये तुरंत, क्या होगा, क्या कर हिलाओगे तब भी वो उड़ जाएगा, क्योंकि ये हल्की है और ये तुरंत ऊपर जाकर के ये वायुमंडल में विलीन हो जाएगी, उड़ जाएगी, तो घुलेगी ही नहीं। तो क्या करोगे, इस वायु को या कार्बन डाइऑक्साइड को जल में अगर घोलना तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तब भी तब तो बहुत तेज भग जाएगा, तो और तेज बढ़ जाएगा। तो घोलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो ध्यान से समझिए, अब अगर तुम्हें इसको घोलना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें इसमें घोलना है, किसमें, जल में, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से इसका ढक्कन बंद करना पड़ेगा। ठीक, और ढक्कन बंद करके ऊपर से आपको यहाँ पे प्रेशर दाब लगाना होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऊपर से जैसे ही दाब लगाओगे और ये ढक्कन को नीचे करते चले जाओ, ये पिस्टन व्यवस्था जानते हो, सिलेंडर और पिस्टन व्यवस्था,
तो वही व्यवस्था यहाँ पे करनी। जैसे ही तुम यहाँ पे दाब बढ़ाओगे, ये पिस्टन तुम्हारा नीचे आता चला जाएगा, और ये तुम्हारी गैस के अणु जो है नीचे चलते चले जाएंगे, और जैसे ही नीचे चले जाएंगे और दाबते चले जाओ, ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये सारे अणु जो हैं गैस के वो इसमें घुल जाएंगे। बात नहीं समझ पाए, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल उसी तरीके समझो, बिल्कुल इसी तरीके समझ लो, जैसे कि आपका जो साइकिल का पाइप होता है, तो साइकिल का पाइप में वो पिस्टन होता है। अरे सबसे अच्छा जो बचपन में पिचकारी जिसे चलाते थे, तो पिचकारी में पहले जब ऐसे इस तरीके से आप भर लेते थे, उसके बाद जब उसको आप दबाते थे तो आप क्या करते थे, ये जो पिस्टन ये है इसे पिस्टन बोलेंगे, और ये सिलेंडर है, तो पिस्टन जब आप ऐसे प्रेस करते हो दबाते हो तो दाब बढ़ता जाता है। तो बिल्कुल यही व्यवस्था यहाँ पे आपको रखनी है कि ये ऊपर पिस्टन लगा देना है, ठीक है। और इस पिस्टन को जब आप दबाओगे तो दबाने के बाद ये गैस के अणु जा करके इस जल में मिल जाएंगे। मतलब अगर ये वाला विलयन आपको बनाना है गैस और द्रव वाला, तो मतलब ये है कि आपको दाब बढ़ाओगे। जब आप दाब बढ़ाओगे बच्चों, तभी क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। दाब बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी। लेकिन ताप अगर बढ़ा दिया तुमने जरा सा भी, तो क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो तुरंत गैस के पास तुरंत और ऊर्जा आ गई। वो तो पहले घूम रही थी, और तुमने ताप बढ़ा करके और गैस को ऊर्जा दे दिया, तो तुरंत और इसके पास शक्ति आ गई, तो पिस्टन को ऊपर को भगाएंगे कि हमें निकलना है यहाँ से फटाक से। यानी अगर ताप बढ़ा दिया तो विलेयता और घट जाएगी। तो इस विलयन में, जिसमें विलेय आपका क्या हो, गैस हो, विलायक द्रव हो, तो ताप बढ़ाने पर बच्चों, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। जबकि इसमें देखे थे तो इसमें क्या होता है, दाब बढ़ाने पर, इसमें देखो, इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही थी, दाब बढ़ाने पे बढ़ रही थी। इसमें देखो दाब बढ़ाने पे तो विलेयता बढ़ रही है, लेकिन ताप बढ़ाने पे घट रही है। इसमें अगर जाएंगे द्रव प्लस द्रव वाले में, द्रव प्लस द्रव वाले में देखेंगे तो बच्चों इसमें क्या होता है, तो इसमें आप साधारण मान लो अल्कोहल, मान लो आपके पास पानी है, ये विलायक हो गया, ये पानी है, ठीक, और इसमें तुम दारू घोल दे रहे हो, तो विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव, तो तुरंत वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसकी सिचुएशन हम तब जानेंगे कि इसमें ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों इस प्रकार हमें विलयनों का अध्ययन करना है, ठीक है। किसे करना है, कौन कौन सा विलयन, जब गैस और द्रव हो, और जब ठोस और द्रव हो, जब द्रव हो, ठीक है। तो इसके आधार पे हमें विलयनों का अध्ययन करना है, और ये भी अध्ययन करना है कि इस पे ताप और दाब पर विलेयता का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं। देखो इस चैप्टर में अब हमें किस किस प्रकार के विलयनों को पढ़ना है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है ये गैस और द्रव, ठीक है। यानी जब आपका विलयन में विलेय क्या हो, गैस हो, ठीक है, और द्रव जो है वो विलायक हो। जैसे कि हमने आपको उदाहरण बताया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये बताया था अभी, ठीक है। तो इसमें पढ़ना, इसमें केवल हमें एक नियम पढ़ना है, हेनरी का नियम, ठीक है। इसमें पढ़ना है क्या होता है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद देखो हमें फिर इसके बाद पढ़ना है ये वाला द्रव प्लस द्रव, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, ठीक है। तो जब इसे पढ़ेंगे, जैसे अभी इसका उदाहरण हमने बताया आपको, पानी में शराब घोल दो, ठीक है। तो इस तरीके का जब आएगा तो इसमें कई चीज़ें हमें पढ़नी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राउल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, स्थिरक्वाकी, ये सब क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरे में हम ये पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको। फिर उसके आएगा ये ठोस को द्रव में घोलें, ये बिल्कुल सरल, जैसे कि साल्ट को हम घोल रहे थे जल में, ठीक है। तो ये ठोस को हम द्रव में घोल रहे हैं कि नहीं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन पढ़ना है। उसके बाद हम अणुसंख गुणधर्म पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में बनते हैं, ठीक है। अणुसंख गुणधर्म ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यही चारों प्रकार को हमें पढ़ना है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इसके बाद इसी में हमें पढ़ना है वान ठाप गुणांक, ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर का अब शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो पहले आप शुरू करेंगे हम हेनरी का नियम, ठीक है, पहला वाला विलयन। देखो अच्छा, तो हम यहाँ पे विलयन जो लेंगे इसमें क्या है, गैस और द्रव, दो चीज़ें, ठीक है, गैस और द्रव, जिसमें हेनरी का नियम में पढ़ना। तो यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया है, अब ये बताया है कि अगर कोई पात्र है, उस पात्र में पहले से ही जल है, ठीक है, या कोई द्रव है, और उसमें तुम्हें गैस को घोलना है, तो क्या करना पड़ेगा। आपको हमने बताया, आपको गैस को अगर उसमें घोलना है तो ऊपर से तुम्हें दाब बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो
पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो गैस उसमें घुल पाएगी। ये तो बात हमें क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमने व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में देखोगे क्या, जो शिकंजी वाले होते हैं, सोडा वाटर जो हमें बना के देते हैं, ये बोतलें उसमें लगाई हुई, उसमें पानी भरा हुआ है, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को वो कनेक्ट कर देते हैं जा करके, ठीक है, इन बोतलों से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इस तरीके से। और जब ये इन बोतलों से कनेक्ट हो जाता है तो क्या, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उसके लिए यहाँ पे कुछ हैंडल वगैरह लगा होता है कि कितनी मात्रा में गैस भेजना है, ठीक है। तो जब इसको, इस हैंडल को खोल देते हैं तो यहाँ से गैस जाएगी, और गैस जब जाती है तो कितना प्रेशर के साथ ये जा रही है वो ये दिखाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? अब वो जाएगी तो इन बोतलों में गैस प्रवेश करेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जब ये प्रेशर के साथ जाएगी, दबाव के साथ, तो हमने अभी बताया कि इस वाले विलयन में जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ती है। तो मतलब जैसे जैसे ये गया, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगी तो दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा, क्योंकि दाब के साथ जा रही है, तो जब दाब बढ़ेगा तो ये जा करके इन बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, और जब घुल जाएगी तो क्या होता है, फिर उसके बाद इन बोतलों को निकाल लिया था, और निकालने के बाद इसमें बंद कर दिया था, दाब उतना ही बना रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ऐसे बना करके वो देता है, और इस तरीके से वो शिकंजी बना करके हमको देता है। अब वो जब तुम उसको बोतल को खोलते हो तो क्या, उससे झाग निकलती है तुरंत। पानी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप कभी ऐसे हिला दो अचानक से, उसको खोलोगे तो क्या, तुरंत वो पानी ऊपर की ओर भगने लगता है, सारी कोल्ड ड्रिंक ऊपर की ओर निकलने लगती है। वो इसलिए होता है कि जब कोल्ड ड्रिंक बंद होती है, जब कोल्ड ड्रिंक बंद होती है तो उसमें गैस घुली होती है, पहले से जो गैस होती है आपकी, जो झाग बना रही है, वो घुली होती है, और दबाव ज़्यादा होता है, इस कारण वो घुली रहती है। और जैसे ही तुम क्या करते हो, उसको हिला देते हो, तो हिलाने पे क्या होगा कि जो वहाँ पे गैस है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और दबाव फटाक से कम हो जाता है। जैसे बोतल खोलोगे फट से, जैसे ही बोतल खोलोगे दबाव कम हो जाता है, दाब कम हुआ तो अब वो गैस घुली थोड़ी रहेगी, अब वो तुरंत गैस ऊपर को भगेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसा ही होता है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो दबाव कम हो जाता है, और दबाव जब कम होगा तो जो उसमें गैस घुली थी वो गैस ऊपर की ओर भगना शुरू करेगी, और इसी कारण कोल्ड ड्रिंक जो है ऊपर की ओर झाग मारता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो जो सोडा वाटर वाला भी होता है वो भी आपको जब भी बना के देगा तो क्या, जल्दी से पी जाओ। अगर आप उसको रख दोगे, रख के उसको ठंडा रहे, तुम थोड़ा मतलब रख दो, बाद में पिएंगे तो उससे सब गैस उठ के निकल जाएगी। भाई दवा कम है, गैस धीरे निकल जाएगी, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अच्छा देखो, यही व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हो इस व्यवस्था में कि जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जा रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुल जा रही है, और उसके बाद बोतलों को निकाल करके व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज देखो, जैसे जैसे आप दबाव बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस ज़्यादा घुलेगी। ये तो बात क्लियर है। यानी दाब जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, दाब जितना ज़्यादा बच्चों बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी। बताओ, ये बात तो क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाओगे इसमें, वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ एक और बात देखो, जैसे जैसे ये ज़्यादा गैस घुलती जाएगी वैसे वैसे गैस का मोल अंश भी ज़्यादा बढ़ता। अरे भाई, गैस जितनी ज़्यादा घुलेगी, गैस की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, अब गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका मोल अंश भी ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये आया हुआ कि दाब जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस का मोल अंश भी उतना बढ़ता जाएगा, गैस का मोल अंश भी वैसे वैसे बढ़ता। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि नहीं? नहीं समझ पाए? जैसे जैसे दाब ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, अब दाब ज़्यादा बढ़ाते जाओगे जितना, उतना ज़्यादा गैस घुलती जाएगी, और जितनी ज़्यादा गैस घुलती जाएगी तो उस गैस का मोल अंश भी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात, अगर तुम गैस को घोल रहे हो तो उसका मोल अंश बढ़ रहा है। किस कारण बढ़ रहा है? क्योंकि तुम दाब बढ़ा रहे हो। नहीं, दाब जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मोल अंश बढ़ेगा। बस यही हेनरी का नियम है। बात समझ पाए कि नहीं? अब इसको हम समझ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल अच्छा ये उदाहरण हमने दिया आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो व्यवस्था तुम कर रहे हो सारी, ठीक है, दाब बढ़ा करके गैस को आप घोल रहे हो, तो एक बात आपको याद रखनी है कि ये स्थिर ताप पर करना है। अगर तुम ऐसा करते गए कि दाब तो बढ़ाते ही जा रहे हो, साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ाते जा रहे हो, तो ये हेनरी का नियम फॉलो नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो यानी जो गैस की विलेयता होती है वो दाब के प्रोपोर्शनल होती है। यानी दाब जितना बढ़ाओगे विलेयता उतनी बढ़ेगी, विलेयता जितनी बढ़ेगी तो वो उतना घुल जाएगा। मतलब विलेयता बढ़ेगी तो मोल अंश ज़्यादा हो जाएगा। किसके मोल अंश? गैस के। ठीक है, तो गैस के मोल अंश ज़्यादा होते जाएंगे। यानी दाब जितना बढ़ाओगे तो मोल अंश ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सारी कंडीशन है एक चीज़ पे होगा, जब स्थिर ताप होगा। स्थिर ताप पे ये नियम लागू होता है। ठीक है, तो अब हम आपको लिख करके समझाते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। ठीक है,
तो देखो अच्छा इधर यहाँ पे देख रहे हो क्या हेनरी का नियम क्या है। तो हमने बताया अभी आपको कि जितना ज़्यादा दाब होगा गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी उसमें। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जो दाब जितना ज़्यादा तो विलेयता उतनी ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ज़्यादा मोलेंस होगा। किसका मोलेंस ज़्यादा होगा? गैस का। ठीक है, तो वही बात लिखी देखो। इस प्रकार के लिए, इस प्रकार के विलयन के लिए, किस प्रकार के लिए? जिसमें एक गैस हो एक द्रव हो। हेनरी ने एक नियम दिया, ठीक है, और इनके अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर, ये बात जरूर लिखना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस द्रव की सतह पर, उस द्रव, ये द्रव है, इसकी सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब विलेयता जो होगी वो दाब के समानुपाती। बात समझ पा रहे हैं? यानी दाब जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे विलेयता उतनी ज़्यादा होगी, यानी गैस उतना ज़्यादा घुलेगा उसमें। ठीक, इसके अलावा दूसरा नियम ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर राउल्ट के नियम, इसमें हेनरी के नियम में आएगा तो ये जरूर लिखना है आपको। ठीक है, क्या इसके बाद क्या है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब गैस का मोल अंश जितना ज़्यादा होगा, भाई बात समझ रहे हो कि नहीं, गैस का मोल अंश जितना ज़्यादा होगा मतलब उस विलयन में गैस की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, और गैस की मात्रा तभी ज़्यादा होगी जब उसमें दाब ज़्यादा लग रहा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो गैस का मोल अंश जितना ज़्यादा तो दाब उतना ही ज़्यादा। समानुपाती का ही मतलब होता है कि x जितना ज़्यादा होगा, यानी मोल अंश जितना ज़्यादा होगा गैस का उतना ही ज़्यादा दाब होगा, जितना ज़्यादा मोल अंश उतना ज़्यादा दाब। तो P प्रोपोर्शनल x हम लिख दिए हैं। अब हमने आपको बताया था प्रोपोर्शनल लगता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आया जिसका नाम है KH, और इसी को हम बोलते हैं, KH को ही बोलते हैं हेनरी। H आया है, H फॉर हेनरी, इसी को बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं बच्चों? हेनरी नियतांक। तो ये पूरा नियम जो है हेनरी का नियम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। और ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कुछ होते हैं, कुछ इसके अनुप्रयोग होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक हम ग्राफ अब बनाएंगे। देखो इधर ये ग्राफ जो है किसका है ये समझिए, इस तरीके का। देखो इधर यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि अगर दाब जो है, दाब जैसे जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी हिसाब से विलेयता बढ़ रही है इसमें। तो अगर हम यहाँ पे विलेयता ले लें, या यहाँ पे इस तरीके से दाब लेते हैं और यहाँ विलेयता ले लेते हैं, ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं? बिल्कुल सीधा। क्यों बनेगा? वो सीधा इसलिए बनेगा कि जैसे जैसे तुम दाब बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जा रही है। और अगर ग्राफ इनके बीच बने, इनके बीच किसके बीच? मोल अंश और दाब के बीच, तब भी बिल्कुल ऐसा सीधा ही बनेगा। क्यों बनेगा? कि जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता। ठीक है, क्लियर? तो इसका ग्राफ जो है बिल्कुल सरल रेखा में बनता है। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट कर लो इसमें। ठीक, नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। हेनरी का नियम जो है पीछे पढ़ चुके हैं, क्या अनुप्रयोग है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो दिया गया है जो कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक होती है या फिर सोडा वाटर होता है, शिकंजी जो बनाते हैं ना सोडा वाटर उसमें होता है। सोडा वाटर किसे कहते हैं? तो उसमें देखो सोडा वाटर CO2 और प्लस जल, यानी अगर जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड घोल दें तो इसे हम सोडा वाटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है, जो शिकंजी बनाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होता है तो उसमें होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक जो आपकी होती है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। अब वो घुलेगी कैसे? अब घुलेगी कैसे वो? तो उसको घोलने के लिए क्या किया जाता है कि ऊपर से दबाव बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऊपर से दबाव बढ़ाया जाता है, यानी दबाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक घुली रहती है। ठीक, तो आप लोग ये समझिए, इसमें लिखा हुआ है सोडा जल व शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल अधिक दाब पर बंद की जाती है। बात समझना कि नहीं? तो जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब बंद होती है, ठीक, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। ठीक है, और जैसे ही तुम बोतल उसको खोलते हो तो दबाव कम होता है, और जब दबाव कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली है वो ऊपर की ओर भगना शुरू कर देती है। जब ऊपर की ओर भगेगी तभी तो झाग उत्पन्न होगी। बस ऐसा ही होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की ये बोतल है तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका पानी उसमें जो है, इसी में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली है और बोतल ये लॉक है। ठीक है, यानी दबाव यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए घुला हुआ है ये सब कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे ही बोतल आप खोलोगे तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो है वो निकल के बाहर भगना शुरू कर देंगे।
जो बाहर निकल के भागना शुरू करते हैं, इसी के कारण उसमें झाग उत्पन्न होती है। तो पहला तो उदाहरण आयरनी का नियम ये हो गया। दूसरा क्या है, देखो दूसरा आप समझ लो कि होता क्या है कि जब गहरे समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, तो गोताखोर पीछे एक सिलेंडर लगाए होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से मास्क बना करके पहनते हैं, उसी सिलेंडर की सहायता से वो ऑक्सीजन ग्रहण करते रहते हैं। तो गोताखोर जब होते हैं समुद्र में, जब जाएंगे नीचे, बात समझना, मान लेते हैं ये इधर देखो, समुद्र में जब जाएंगे नीचे तो मान लेते हैं ये समुद्र है, इधर ये बहुत गहराई है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे वो नीचे आएंगे, समझना, यहाँ पे जब खड़ा था ये गोताखोर, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा था, तो इसके ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय का दाब मतलब ये ऊपर जो प्रेशर है वायु का, बस वही दाब पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही अब ये गोताखोर क्या करेगा, अब ये गोताखोर जैसे ही नीचे जाएगा पानी के अंदर, अब ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा, मान लो यहाँ पे गया, तो जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर वायु का दाब तो है ही, और साथ ही साथ ये पानी का दबाव भी तो आ जाएगा जितना नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे पहला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, इस पर पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब ये पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो चूंकि पीछे सिलेंडर में गैस भरा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये क्या कर रहा है, उसी ऑक्सीजन तो गैस से ग्रहण कर रहा है। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन जो होती है, जो ये ग्रहण करता है सांस लेने में, वही ऑक्सीजन या अन्य जो चीज़ें उसमें घुली होती हैं सिलेंडर में, वो क्या होती हैं, आसानी से तेज़ी से जा करके उसके रुधिर में घुल जाती है। बात समझ ना, खून में घुल जाती है बिल्कुल, ठीक है। अरे भाई, जो ये आप ऑक्सीजन लेते हो तो ये ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ों की सहायता से आप पूरे शरीर में पहुंचती है। ऐसे ही जैसे ये जाएगा तो सिलेंडर से ऑक्सीजन जो सांस में लेता है तो उसकी दबाव बढ़ गया। अब दबाव बढ़ गया तो खून में ये ऑक्सीजन बहुत जल्दी से घुलेगी, ठीक। अब जब बहुत तेज़ी से जैसे ही घुल गई, अब फिर क्या किया, अब ये फिर क्या किया, गोताखोर का जो नीचे काम था वो काम करके ऊपर आने लगा। अब जब ये ऊपर आएगा, ये जब गोताखोर ऊपर आएगा तो क्या होगा, दबाव अब घटना शुरू होगा। अब जैसे ही दबाव घटना शुरू होगा तो जो ऑक्सीजन या गैसें उसके खून में घुल गई थी वो तुरंत निकलना शुरू करेंगी। जैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में दबाव ज़्यादा था तो गैस अंदर घुली थी, और जैसे ही ढक्कन खोला तो दबाव कम हुआ, गैस ऊपर को भाग गई। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे होता है कि गोताखोर के शरीर में पहले तो गैसें घुल गई हैं जब वो नीचे था, जैसे ही वो ऊपर आएगा तो उसके खून में जो गैसें घुली हैं वो तुरंत निकलना शुरू करेंगी। और जैसे ही वो निकलना, वहीं से जैसे ही ऊपर आना शुरू किया तो खून से गैसें निकलना शुरू करेंगी बहुत तेज़ी से। अब उसके शरीर में, चूँकि हमें मालूम है बहुत सारी नसें हैं, तो नसों से जैसे खून निकलना शुरू खून से जैसे ही वो गैस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि जहाँ पे गैस, समझना, जहाँ पे से मान लो नसें हैं, नसों से गैस निकलना शुरू कर देंगी, तो जहाँ छिद्र मिला वहीं से निकलना शुरू कर देंगे, तो उसका शरीर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसी घटना को उनका शरीर जो होता है, इसी घटना को हम बेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड। यानी गोताखोर जब नीचे ज़मीन में जाते थे तो दाब बढ़ गया था, दाब बढ़ा तो जिसके कारण उनके शरीर में खून में गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो क्या होता है, वो गैसें अचानक निकलना शुरू कर देती हैं, ठीक, जिस कारण उसका शरीर कैसा हो जाता है भाई, उसको शरीर में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसको शरीर में पीड़ा होने लगती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। अच्छा, लेकिन ऐसा जब होता था तो उसके रोकने के लिए फिर देखो लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस बेंड को, घटना को रोकने के लिए उन्होंने एक काम किया। वो क्या किया वो अभी बताते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर, ठीक है, गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। मतलब गहरे समुद्र में जाएगा तो उसमें क्या होगा कि गैस अधिक घुल जाएंगी कि नहीं, अभी बताया। अच्छा, अधिक भारी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसें आपका यही हो गई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ठीक है, विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। मतलब रुधिर में गैसें अधिक घुल जाती। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, मतलब जब गोताखोर नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, सतह की ओर आते हैं, तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ऊपर आएंगे तो दबाव कम होने लगेगा। अच्छा, कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इसके कारण घुली हुई जो गैसें तुरंत बाहर निकलने लगती हैं, ठीक है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और ये कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अवरोध का मतलब, बात समझ रहे हो कि नहीं, अवरोध का मतलब होता है कि रोक देते हैं, ठीक है, खून को जाने नहीं देते हैं।
तो अवरोध उत्पन्न करते हैं जिससे हम बेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो घटना होती है इसमें क्या होता है, गोताखोर को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है शरीर में, ठीक है। अच्छा, इसको अब रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए श्वास लेने वाले टैंकों में, यानी जो पीछे टैंक लगा है उस टैंक में क्या किया जाता है, हीलियम गैस और मिला दी जाती है। हीलियम गैस कैसी होती है, तो ये भारी होती है। कैसी होती है, भारी होती है। अन्य गैसों की तुलना में ये भारी होती है। तो होता क्या है, जिससे ये आसानी से घुलती नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी जैसे ऊपर जाएगा दबाव बढ़ेगा तो आसानी से तुरंत तेज़ी से निकलती नहीं है, जिससे क्या होता है, बेंड से गोताखोर बच जाते हैं। यानी जो सिलेंडर होता है, जो गैस के सिलेंडर पीछे लगाए होते हैं गोताखोर, उनमें कौन कौन सी गैस होती है, तो हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होती है, तो नाइट्रोजन होती है, याद रखना आप, ठीक है। पूछ सकता है बेंड्स किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक। तो जो पीड़ा होती है उसी को बेंड्स कहते हैं। तो ये 3 उदाहरण, 2 उदाहरण में समझ में आ गए। उसके अलावा तीसरा उदाहरण क्या, देखो, तो तीसरा उदाहरण क्या होता है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं, तो मान लो ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, इधर देखो ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये मान लो पहाड़ी है, ठीक है, ये बड़ी सी पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी बनी है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका सजा है, यहाँ पे ये समतल जगह है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे वायुमंडल का दाब ज़्यादा होगा कि यहाँ पे, बताओ, नीचे यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना बड़ा वायु का पिलर लगा हुआ है। अब यहाँ पे तो वायु कितना ही बड़ा पिलर रह गया ना, तो यहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कहाँ, ऊपर कम हो जाता है दाब, यहाँ दाब कम है और यहाँ दाब ज़्यादा है। अच्छा, अब समझना कि जब यहाँ दाब कम है तो यहाँ के लोग जब श्वास लेते होंगे तो श्वास में ऑक्सीजन जाती है ना, तो चूँकि दबाव यहाँ जब कम है तो ऑक्सीजन लेते तो हैं, लेकिन वो शरीर में कम मात्रा में घुलती है, ठीक है। अब जब कम मात्रा में घुलेगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो जिससे वहाँ के लोग कमज़ोर होते हैं, उनकी याददाश्त की क्षमता भी कम होती है। बात समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि सुबह सुबह देखो कहा जाता है कि जाओ आप खुले मैदान में दौड़ो, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुबह सुबह जब आप दौड़ोगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल फ्रेश होती है और आप ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, फिर छोड़ते हो, ग्रहण करते हो, छोड़ते हो, तो इससे ज़्यादा मात्रा में मस्तिष्क में हमारी ऑक्सीजन पहुँच पाती है। और जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच पाएगी तो हम उतने ही स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो होते हैं, चूँकि ऊंचाई पे रहते हैं, तो ऑक्सीजन उतनी मात्रा में घुल ही नहीं पाती, दबाव कम है, तो कहाँ घुल पाएगी। तो यहाँ के लोग जो होते हैं कमज़ोर होते हैं और ज़्यादा वो सोच नहीं पाते। उनकी इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो तीसरा यही है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों, पहाड़ों पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, इसके कारण यहाँ के लोगों के रुधिर में कम ऑक्सीजन घुलती है, ठीक है, जिस कारण ये लोग कमज़ोर और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। उनके इस लक्षणों को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। समझ में आ गया होगा आपको।